एपिसोड 51। कत्ल की साजिश। अंगद को दक्ष से बात करता देखकर और उसकी बात सुनकर राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने दक्ष को रोकने की कोशिश की थी। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, दक्ष, अंगद के करीब मत जाना, वह बेहद चालाक और पापी है। उससे निकटता अच्छी बात नहीं है और वह दोस्त बनने के लायक भी नहीं है। दूर रहना उससे। राजकुमारी प्रियदर्शिनी की आवाज थोड़ी धीमी थी लेकिन फिर भी अंगद ने सुन ली थी। अंगद थोड़ा पीछे हट गया और कहा, राजकुमारी प्रियदर्शिनी, आप मेरे सामने इस तरह बोलती हैं, ये तो कितनी अजीब बात है ना। किसी व्यक्ति का अपमान, क्या ये शाही परिवार को शोभा देता है? राजकुमारी प्रियदर्शिनी के चेहरे पर कई किस्म के जटिल भाव आए और वो गुस्से के भाव लेकर पीछे हट गई और अंगद की ठंडी आवाज सुनते ही गुस्से से उसके चेहरे लाल हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी गोरी त्वचा से खून निकल जाएगा। वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन दक्ष ने उसे चुप रहने को कहा। अंगद कोई एरा गहरा योद्धा नहीं था बल्कि वो तो उन्नत चरण के शुरुआती स्टेज का योद्धा था। अंगद को मौर्य परिवार का पहला प्रतिभाशाली योद्धा माना जाता है। वह सिर्फ 20 साल की उम्र में हर तरह के युद्ध कौशल को प्राप्त कर चुका था। हर एक युद्ध कला में 7 चरण होते थे: शुरुआती चरण, मध्य चरण, उन्नत चरण, श्रेष्ठ चरण, मध्यम युद्ध चरण, अंतिम युद्ध चरण और अंत में सर्वगुण संपन्न योद्धा। इधर अखाड़े में फिर से हलचल होने लगी थी। 8 योद्धाओं के मारे जाने के बाद कोई 9वां खिलाड़ी था जिसने घातक तलवारबाज पुष्पेश को चुनौती देने के लिए अखाड़े में प्रवेश किया था। ये बात सबों को मालूम थी कि इससे पहले चुनौती देने वाले तलवारबाज बहुत ही घातक थे और काफी बहादुर थे। लेकिन पुष्पेश ने उनको न सिर्फ बुरी तरह हराया बल्कि बेरहमी से उनकी हत्या भी कर दी। इसके बावजूद वो शख्स जो अभी भी उस पुष्पेश को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था, जाहिर है वो बहुत ज्यादा बहादुर था। 9वां योद्धा अपने हाथों में एक भारी भरकम कुल्हाड़ी लिए अखाड़े में सीना ताने खड़ा था। तलवारबाज पुष्पेश, मैं आपको चुनौती देने आया हूं। हर योद्धा और वहां मौजूद हर शख्स बिना पल के झपकाए अखाड़े की ओर देख रहा था। 9वां बहादुर जो मैदान में आया था वो मध्यम स्तर का योद्धा था। दक्ष को इन दोनों की क्षमता के बारे में पता था। इधर दर्शकों के बीच खड़ी राजकुमारी प्रियदर्शिनी अंगद से दूर हट गई और अखाड़े की ओर देखते ही कहा, मैं ये अनुमान नहीं लगा पा रही हूं कि ये योद्धा पुष्पेश का कितनी देर मुकाबला कर पाएगा और इसकी खुद की क्षमता कितनी है। दक्ष ने प्रियदर्शिनी को उत्तर दिया, यदि इसने पहले पुष्पेश के पहले हमले का ठीक से जवाब दे दिया तो फिर अपनी जान की रक्षा कर पाएगा, वरना आज उसको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। पैरों पर चलकर आया है, कंधे पर चढ़कर जाएगा। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने दक्ष से कहा, केवल एक तलवार के वार से इस योद्धा को कैसे मारा या बचाया जा सकता है? यह असंभव है। दक्ष कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप अखाड़े की ओर देखता रहा। फच! एक ही पल में 9वें योद्धा का सिर एक गेंद की तरह जमीन पर गिर गया। उसकी कटी हुई गर्दन से खून के फव्वारे छूट रहे थे और उससे अखाड़े की मिट्टी गीली हो गई थी। 9वीं लड़ाई भी घातक तलवारबाज पुष्पेश ने जीत लिया था, लेकिन अखाड़ा अब किसी कसाईखाने की तरह गंदा दिखने लगा था। 9वें तलवारबाज की गर्दन से निकला खून ताज़ा लाल था जबकि इससे पहले के योद्धाओं के खून सूखकर गहरे होने लगे थे और उन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद पूरा फाइटिंग रेंज शोर और उद्घोषों से गूंज उठा। केवल एक बार, मैंने तो उसके हमले को स्पष्ट रूप से देखा भी नहीं, केवल कुछ हुआ है यह मानकर हम इसे सच समझ रहे हैं, प्रियदर्शिनी ने कहा। क्या एक और प्रतिभाशाली युवा योद्धा आगे बढ़ेगा? राजकुमारी प्रियदर्शिनी लगातार बोले जा रही थी। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने दक्ष से पूछा, दक्ष, क्या आपने उसके वार की गति को देखा? दक्ष ने हंसते हुए कहा, उनकी कार्रवाई काफी तेज है, लेकिन इसमें एक घातक दोष है। दूसरों ने इसे नोटिस नहीं किया है, लेकिन मेरे पास है। बेशक, युद्ध कला से संपन्न लोग दुनिया में सबको पराजित कर सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव जब उसके वार में गति हो। उसकी गति एक हद तक अन्य दोषों को कवर कर सकती है। यदि यह 1 महीने पहले होता तो नजीते का अनुमान लगाना कठिन होता। लेकिन अब। दक्ष चुप हो गया और अखाड़े की ओर देखने लगा। अंत में घातक तलवारबाज पुष्पेश ने अपनी 10वीं लड़ाई शुरू कर चुका था। 10वां जानबाज जिसने पुष्पेश को चुनौती दी थी और उसके खिलाफ लड़ाई में उतरा था, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था। लेकिन दुख की बात यह रही कि जल्दी ही उसकी भी मौत हो गई। उसका सिर कटा शरीर अखाड़े में गिरा छटपटा रहा था। भीड़ में से कोई कह रहा था, वह जय है क्या? क्या उसे कोई हरा नहीं सकता क्या? उसने लगातार 10 योद्धाओं को पराजित किया है और सभी राउंड जीते थे। हर एक मुकाबले का परिणाम केवल एक ही वार से तय हो जाता था। हालांकि यह सब फाइटिंग रेंज आने वाले योद्धा के लिए पहली बार नहीं था, लेकिन 10 को एक वार में ही धराशायी करना काबिले तारीफ थी। इस युवा तलवारबाज पुष्पेश ने जो प्रतिभा दिखाई थी वह पिछले कुछ महीने में दक्ष ने जो असाधारण बहादुरी और प्रतिभा दिखाई थी उसकी तुलना में भी बेहद अविश्वसनीय था। फाइटिंग रेंज के जज ने तुरंत उसके प्रदर्शन का आकलन किया। वह 6ठे स्थान पर था।
केवल छठे स्थान पर रहने से कोई भी योद्धा शीर्ष स्थान का पुरस्कार नहीं पा सकता था। उसे अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए और मुकाबले लड़ने होंगे, लेकिन उसकी क्रूरता देखकर कोई भी योद्धा पुष्पेश से मुकाबले के लिए तैयार नहीं था। अंत में वह अपनी तलवार को गधे की भांति कंधे पर रखकर अखाड़े से चल दिया। ऐसा लग रहा था कि उस नाटे कद के योद्धा के अंदर न तो दया थी न ममता, वह जज्बातों से रहित एक निष्ठुर कसाई था। जब तक उसने भानुमति को नहीं देखा था तब तक तो वो एक शेर की तरह सधी हुई चाल में हुंकारता हुआ जा रहा था, लेकिन भानुमति के करीब पहुंचते ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वो भानुमति को अपने पास महसूस कर रहा हो। पुष्पेश ने कहा, प्यारी भानुमति, मैंने अपना वचन निभाया, और जैसा कि तुमने देखा, मैंने बिना किसी नुकसान के 10 योद्धाओं को जीत लिया। भानुमति ने मुस्कुराते हुए पुष्पेश के कंधे को धीरे से छूते हुए कहा, पुष्पेश, तुम्हारी प्रतिभा इतनी शानदार है कि कई महान शक्तियां, कई बड़े लोग तुमको अपनी ओर खींचना चाहेंगे। सब चाहेंगे कि तुम उनके साथ रहो, लेकिन तुम हमारे परिवार में ही एक सदस्य के रूप में क्यों रहना चाहते हो? अपने होठों को हल्का सा हिलाते हुए पुष्पेश ने भानुमति के सुंदर चेहरे को देखा। उसकी निगाहें भानुमति की गोरी और प्यारी गर्दन पर टिक गई, जिस पर दाहिनी तरफ से काला तिल बना हुआ था, और उसने प्यार से भरकर कहा, मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहता हूं, ताकि आपको कोई तकलीफ ना दे सके और आप हमेशा खुश रहें। पुष्पेश को लगता था कि उसके सामने खड़ी लड़की इतनी बेहतर और पवित्र थी कि उसके साथ रहना जिंदगी को सफल बनाने के लिए बेहद जरूरी था। भानुमति ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार था। भानुमति ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, दक्ष, तुम तलवार का भी तो अभ्यास करते हो। यदि आप पुष्पेश के खिलाफ लड़ते तो आप कितने हमले कर सकते थे? दक्ष ने पुष्पेश को देखा, एक पल सोचा और उदासीनता से कहा, चूंकि वो आपकी रक्षा करने का बहुत इच्छुक दिख रहा है, इसलिए आप अपना खजाना इसे सौंप ही दें तो बेहतर होगा। ऐसा कहने के बाद दक्ष अखाड़े की ओर चल दिया। अब भानुमति को ज्यादा सोचने और उसकी हत्या की साजिश को धरातल पर उतारने के लिए ज्यादा परेशान करना दक्ष को उचित नहीं लगा। भानुमति ये देखकर हैरत में पड़ गई और उसने सोचा, यह अभी मध्यम स्तर के युद्ध कौशल के योद्धाओं में शामिल ही हुआ है, फिर भी ये अखाड़े में जा रहा है, कहीं इसने एडवांस? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये मुकाबला शानदार होगा। अंगद ने दक्ष की ओर देखा। उसे दक्ष का अखाड़े में जाना मजाक लग रहा था। उसने अभी तक यही मान रखा था कि दक्ष अखाड़े में एक ही झटके में मारा जाएगा। अंगद ने कहा, पुष्पेश, यहाँ आओ। बोलिए मालिक, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं क्या? पुष्पेश ने सिर झुकाकर कहा। अंगद ने हंसते हुए कहा, ध्यान से देखो, अखाड़े के अंदर जो लौंडा गया है न, वो युवा भानुमति का पिछलग्गू है। ये लौंडा हर वक्त भानु के पीछे पड़ा रहता है। क्या लगता है तुम इसको कितनी देर में मार दोगे? मार पाओगे या नहीं? मालिक, मुकाबले का नतीजा तो आपको पहले से पता है। अखाड़े से जो 11वीं लाश आएगी, वो इसी की होगी। भानु को परेशान करने वाला जिंदा तो नहीं रह पाएगा। बस इसके पास कुछ सांसें बची हैं। कहिए कि जल्दी जल्दी और लंबी लंबी खींच लें। कहते हुए पुष्पेश ने अखाड़े की ओर देखा। उसकी टकटकी नजरें तलवार की तरह तेज थी। एपिसोड 52। खून खराबा। घातक हत्यारे पुष्पेश के खिलाफ दक्ष जब अखाड़े में उतर गया तो अंगद ने अपने गुलाम पुष्पेश को बुलाकर कहा था, ध्यान से देखो, अखाड़े के अंदर जो लौंडा गया है न, वो युवा भानुमति का पिछलग्गू है। ये लौंडा हर वक्त भानु के पीछे पड़ा रहता है। क्या लगता है तुम इसको कितनी देर में मार दोगे? मार पाओगे या नहीं? पुष्पेश ने जवाब दिया, मालिक, मुकाबले का नतीजा तो आपको पहले से पता है। अखाड़े से जो 11वीं लाश आएगी, वो इसी की होगी। भानु को परेशान करने वाला जिंदा तो नहीं रह पाएगा। बस इसके पास कुछ सांसें बची हैं। कहिए कि जल्दी जल्दी और लंबी लंबी खींच लें। कहते हुए पुष्पेश ने अखाड़े की ओर देखा। उसकी टकटकी नजरें तलवार की तरह तेज थी। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। एक ने कहा, बस 1 महीने बाद राजकुमार दक्ष फिर से अखाड़े में क्यों आया है? क्या वह मध्यम स्तर के 10 योद्धाओं को चुनौती देना चाहता है? दूसरे ने कहा, यह नामुमकिन है। तीसरा दर्शक बोला, केवल कुछ ही समय बीते थे, भले ही उसके अभ्यास में सुधार हुआ हो, लेकिन इतना तो नहीं हुआ कि वह श्रेष्ठ बन जाए। उसे इस अखाड़े में इस कातिल को चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। पहले ने फिर से कहा, कोई बात नहीं, पिंडारी सिटी में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो 10 मध्यम स्तर के योद्धाओं से अकेले लड़ सके। मध्यम स्तर के ये योद्धा एक ही समय में एक साथ 10-10 योद्धाओं के खिलाफ लड़ सकते थे। कुछ ही योद्धा ऐसे होते थे जो या तो मैदान छोड़ देते थे, वरना उन्हें मरना ही पड़ता था। इसलिए मध्यम स्तर के योद्धाओं को हराना आसान नहीं था। मिसाल के तौर पर, एक कोई घातक तलवारबाज है, वो एक मुकाबले में एक योद्धा को तो मार सकता था, लेकिन वो लगातार 10 हमलों के साथ 10 को नहीं मार सकता था, वो भी तब जब उसके सामने मध्यम स्तर का योद्धा हो। 10 को मारना नाकों तले चने चबाने जैसा था। दूसरे दर्शक ने अपना तर्क दिया, चलो मान लिया कि राजकुमार दक्ष 5 योद्धाओं को हरा देता है जो उसके बनिस्बत थोड़े कमजोर हो, फिर भी बाकी के 5 को हराना मुश्किल है। दूसरे ने कहा,
बस इंतजार करो और देखो। चूंकि राजकुमार दक्ष ने फाइटिंग रेंज में आने की हिम्मत दिखाई है तो ये तय है कि उनके अंदर काफी ज्यादा आत्मविश्वास है। दक्ष ने देखा सामने एक जाना पहचाना चेहरा था, जिसने कहा, राजकुमार दक्ष, आप फिर से अखाड़े में हैं। पिछली बार आपकी किस्मत अच्छी रही इसलिए मुझे हरा दिया, लेकिन इस बार भाग्य आपका साथ नहीं देगा। ये जीवच था। दक्ष और जीवच इससे पहले शक्ति परीक्षण में मिल चुके थे। जीवच को देखते ही दक्ष ने पूछा, क्या आप मुझे चुनौती देना चाहते हैं? जीवच ने कहा, बेशक, क्या आप मुझसे लड़ने से डर रहे हैं क्या? क्या आपको डर है कि आप ये लड़ाई हार जाएंगे? ठीक है। दक्ष ने सिर हिलाया और मुकाबला शुरू करने से पहले उससे हाथ मिलाया। जीवच ने दक्ष को देखा और कहा, क्या आप बिना तलवार के मेरे खिलाफ लड़ना चाहते हैं? हाँ, दक्ष ने कहा। जीवच को गुस्सा आ गया, वो बोला, तुम ऐसा करके बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें अपने आप पर जो घमंड है उसे मैं चकनाचूर कर दूंगा। जीवच को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे लगा कि बिना तलवार के लड़ रहे दक्ष का मकसद उसे अपमानित करने का है। जीवच पिछले मुकाबले में खोया अपना आत्मसम्मान वापस पाना चाहता था। वह चाहता था कि लोग उसे दक्ष को हराते हुए देखें और वो भी तलवारबाजी की उन्नत कला से। जीवच ने अपनी तलवार हवा में लहराए और दक्ष की ओर वार कर दिया। दक्ष अपने स्थान पर खड़ा रहा। उसने अपने चारों ओर मोटा कवच तैयार कर लिया। जीवच बार बार हमला कर रहा था लेकिन दक्ष तक वह वार पहुंच ही नहीं पाता था। जीवच का हर हमला अदृश्य कवच से टकराकर नाकाम हो जाता था। पहले की तुलना में जीवच ने भी अपने अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए काफी मेहनत की थी। लगभग 10 मिनट तक जीवच दक्ष पर हमला करता रहा लेकिन दक्ष किसी चट्टान की तरह अपने स्थान पर स्थिर रहा। दक्ष ने समय व्यर्थ करने से जीवच को निपटाना बेहतर समझा। उसने अपनी आंखें बंद की और दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को जीवच की ओर भाले की तरह तेज गति से आगे कर दिया। उंगली लगते ही जीवच की तलवार 2 हिस्सों में बंट गई और वो तेज गति से जीवच के हाथों में जा लगी। कड़ाक, हड्डी टूटने की जोरदार आवाज आई। जीवच की कलाई और हाथ दोनों टूट गए और टूटी हुई तलवार छूटकर जमीन पर जा गिरी। आप इतनी जल्दी इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? जीवच 2 कदम पीछे हट गए, उसका शरीर भय से सुन्न पड़ गया। वो कांप रहा था जैसे उसके सामने कोई खड़ा शेर हो। दक्ष ने उसे केवल 2 उंगलियों से हराया था। उसने अपने हाथों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हार गए जीवच। दक्ष ने अपनी 2 उंगलियों का प्रयोग कर जीवच को हरा दिया। ये देखकर पूरे अखाड़े में शांति पसर गई थी। सभी शॉक्ड थे। सभी को लग रहा था कि एक सर्वगुण संपन्न योद्धा, जिसने कई वर्षों तक युद्धाभ्यास किया हो, वो भी जीवच को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता था। दक्ष तो और दिलचस्प हो जा रहा है। अंगद मुस्कुराता हुआ दक्ष को देख रहा था। अगली 6 लड़ाइयों में शामिल होने वाले प्रतिद्वंदी फाइटिंग रेंज के जारी होने वाले आंकड़ों में कुछ इस प्रकार थे। सोनी 24वें स्थान पर थी, गौरी 19वें स्थान की योद्धा थी, सुधाकर की रैंकिंग 13वीं थी जबकि किशन 27वें रैंकिंग पर था, ऋषु का स्थान 9वां था। दक्ष तकरीबन सबों को एक ही वार में धराशायी कर दिया। ऋषु, जिसमें 52 भैंसे के बराबर का बल था, इसने पिछली मर्तबा एक ही झटके में 7 महान योद्धाओं को पटकनी दे दी थी। उसे हराना सामान्य बात नहीं थी। ये योद्धा काफी भयंकर था। इतने कम दिनों में इस तरह की कौन सी जादुई शक्ति दक्ष के हाथ लग गई जो वो इतना विलक्षण प्रदर्शन कर रहा है? सबके जेहन में यही सवाल था। मुकाबले में दक्ष का प्रदर्शन देख रही सुंदर लड़कियां दक्ष की दीवानी हुई जा रही थी। राजकुमार दक्ष काफी सुंदर हैं। मैं खुशी से इनके साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ। हाय राजकुमार, मुझसे शादी कर लो ना, एक लड़की ने ठंडी सांसें भरते हुए कहा। एक दूसरी लड़की ने कहा, राजकुमार दक्ष आपको चुन लेंगे, आपको इस बात का विश्वास है क्या? वो न केवल देखने में अच्छे और प्रतिभाशाली हैं, बल्कि वो बेहद कोमल भी हैं। वो हर विरोधी के प्रति विनम्र हैं। मैं तो उनकी दासी बनने के लिए भी तैयार हूँ, तीसरी लड़की ने कहा था। चौथी लड़की इन सब से 2 कदम आगे थी। वो बोली, बस एक बार मेरा दक्ष के साथ लगन हो जाए, इनको लेकर बर्फीले पहाड़ों पर चली जाऊंगी और वहां 2 हफ्ते तक कुंडी नहीं खोलूंगी। बस कंबल के अंदर मैं और ये और मैं। सब एक साथ हंसने लगी थी। इन लड़कियों की आपसी बातचीत सुनकर भानुमति को जलन महसूस हो रही थी, साथ ही उसे तेज गुस्सा भी आ रहा था। पुष्पेश, जा, अब तेरी बारी है। पुष्पेश ने सिर झुकाकर कहा, जा रहा हूं जी। वह दृढ़ निश्चय के साथ अपनी तलवार लेकर अखाड़े की ओर बढ़ने लगा कि अचानक उसके कदम ठिठक गए। उसने देखा उसके ठीक सामने आकर एक बूढ़ा खड़ा हो गया था। बूढ़े ने पुष्पेश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हा बेटे, 1 मिनट रुको, पहले मैं राजकुमार दक्ष से मुकाबला करूंगा। पुष्पेश रुक गया और वह बूढ़ा अखाड़े में चला गया। अखाड़े में जाकर उसने दक्ष से कहा, मैं रामधारी सिंह हूं, मैं आपकी योग्यता देखकर खुश हूं। जब आप मुझसे मुकाबला करेंगे तो मुझे खुशी होगी। जैसे ही उस बूढ़े ने अपना नाम बताया, वहां बैठे लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई।
एक बुजुर्ग ने कहा, हे भगवान, ये तो रामधारी सिंह है जो कि 40 साल पहले मध्यम स्तर एक प्रतिभाशाली योद्धा थे, लेकिन वह किसी साजिश का शिकार हो गए और आगे के युद्ध कौशल को हासिल नहीं कर पाया। लोगों ने इसकी प्रतिभा को आगे का मौका नहीं दिया। दूसरे ने कहा, अगर वो घायल नहीं होता तो वो श्रेष्ठ योद्धाओं में गिना जाता। एक और शख्स ने कहा, खैर, ये दिलचस्प होगा। 9वें राजकुमार के लिए उन्हें हराना आसान नहीं है। लोगों की कानाफूसी जारी थी। भीड़ में पीछे बैठे एक आदमी ने कहा, पुराने लोग कहते हैं कि रामधारी सिंह बहुत ताकतवर और मजबूत योद्धा है। दक्ष ने रामधारी सिंह को गंभीरता से देखा। दक्ष ने पूछा, आप किन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, मैं कभी भी एक हथियार का उपयोग नहीं करता, और मेरे हाथ और पैर मेरे सबसे अच्छे हथियार हैं। रामधारी सिंह ने हंसकर कहा। दक्ष ने सिर हिलाया और कहा, अगर ऐसा है तो मैं एक हथियार का उपयोग नहीं करता, बस हाथ और पैर से लड़ते हैं। दर्शकों में उत्सुकता छा गई। दो गहन योद्धा भिड़ने वाले थे। एपिसोड 53। मुकाबला। दक्ष ने जब अखाड़े में आए बुजुर्ग योद्धा रामधारी से पूछा, आप किन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं? तो रामधारी सिंह ने हंसकर कहा, मैं कभी भी एक हथियार का उपयोग नहीं करता, और मेरे हाथ और पैर मेरे सबसे अच्छे हथियार हैं। दक्ष ने सिर हिलाया और कहा, अगर ऐसा है तो मैं एक हथियार का उपयोग नहीं करता, आइए हम दोनों आज बस हाथ और पैर से लड़ते हैं। दर्शकों में उत्सुकता छा गई। दो गहन योद्धा भिड़ने वाले थे। रामधारी सिंह ने दक्ष से कहा, ज्यादा अहंकार मत करिए। मैं कई सालों से बर्बर जानवरों का खून पी रहा हूं और शक्तिवर्धक गोलियां और रक्तप्राश खाकर शक्तिशाली बन गया हूं। हालांकि मैं मध्यम स्तर के एडवांस स्टेज तक ही पहुंचा हूं। मैं 72 भैंसों की शक्ति के बराबर के प्रतिद्वंदियों को हरा सकता हूं। मध्यम स्तर के किसी योद्धा में इतनी क्षमता नहीं कि वह मुझे हरा सके। अभी भी मैं फाइटिंग रेंज की रैंकिंग में पहले स्थान पर हूं। दक्ष ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन मेरी ताकत आपसे कम नहीं है। ठीक है, राजकुमार, ताकत का प्रदर्शन करके ही दिखा दो, रामधारी सिंह ने कहा। मुकाबले की तैयारी के लिए रामधारी सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली, भैरव बाबा का आवाहन किया और उसके शरीर की सारी शक्तियां इकट्ठा होने लगी। अचानक उसने दक्ष के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसका मुक्का इतना भयंकर था कि कोई यह नहीं कह सकता था कि वह एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रहार कर रहा हो, और उसकी फुर्ती एक चीते की तरह थी। दक्ष ने जवाबी मुक्का मारा और दोनों के मुक्के टकरा गए। रामधारी सिंह 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन दक्ष वहीं खड़ा था। मैं 56 भैंसों की शक्ति के साथ पंच किया था, जिसे आसानी से इसने पकड़ लिया। अब मुझे समझ में आया कि इसने मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे की। इसके जोरदार हमले को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह 70 भैंसों की शक्ति के बराबर प्रहार को आसानी से तोड़ सकता है। रामधारी सिंह ये देखकर तो थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसने फिर से मुक्के मारना जारी रखा। रामधारी सिंह के पास जादुई शक्तियां थीं, जिसका प्रयोग करते हुए उसने एक मुक्का चलाया और दक्ष को वे 6 मुक्के दिखाई दिए। उसने 10 मुक्के मारे, दक्ष को 60 मुक्के दिखाई दिए। ये युद्ध कला के उत्कृष्ट जादुई कौशल का नमूना था। दक्ष ने रामधारी सिंह को गौर से देखा। दक्ष सावधानीपूर्वक रामधारी सिंह के हमले को देखता रहा। वह उन भ्रामक वार पर गौर कर रहा था। बैंग बैंग। दक्ष अपनी स्टेमिना में रामधारी सिंह से अधिक मजबूत था, जबकि रामधारी सिंह उसे हराने की जिद पर अड़ा था। तकरीबन आधे घंटे की लड़ाई के बाद रामधारी सिंह थक गया था और वो बोला, बहुत बढ़िया। तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली हो, अब चाहो तो तुम मुझ पर हमला कर मुझे पराजित कर सकते हो। वैसे मुझे इस पर तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम फाइटिंग रेंज के अगले शीर्षस्थ व्यक्ति होगे। जाहिर था कि रामधारी सिंह हार मान चुका था, और वो दक्ष के अगले प्रहार को रक्षात्मक तरीके से डिफेंड करना चाहता था। दक्ष ने अपना आखिरी पंच मारा। रामधारी सिंह की आंखें अचानक चमक गईं। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ देख लिया हो। उसने आंखें बंद कर ली, अपने आराध्य कुलदेव का ध्यान किया। तभी उसके शरीर में अचानक परिवर्तन आया। उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत दिखने लगा था। गौर करने पर ऐसा लग रहा था कि उसकी भुजाएं लोहे के 2 हथियारों के समान मजबूत हो गई थी। दक्ष चकित रह गया और वो बुदबुदाया, ये तो वज्र विद्या है। रामधारी सिंह की ये कला देखकर दक्ष को अचानक झटका लगा। ये उम्मीद से बढ़कर था। हा, मेरी मुट्ठियां वज्र की तरह मजबूत हैं। इसे मैंने वर्षों की तपस्या के बाद इंद्र से प्राप्त किया है, रामधारी सिंह ने हंसते हुए कहा। रामधारी सिंह ने सिर्फ एक वज्र मुट्ठी हासिल करके 78 भैंसों की ताकत के विरोधी को तोड़ने की क्षमता प्राप्त कर ली थी। जब कोई उस वज्र मुट्ठी का तोड़ पा लेता तो यह स्पष्ट था कि वह फाइटिंग रेंज का सर्वश्रेष्ठ योद्धा का रैंक अर्जित कर लेता। रेंज में बैठी एक महिला योद्धा ने कहा, रामधारी सिंह ने वज्र विद्या का प्रयोग किया है। इसका मुकाबला किसी भी कम उम्र के योद्धा से संभव नहीं है। एक दूसरे योद्धा ने कहा, राजकुमार दक्ष ने भी कम दिनों में काफी कुछ प्राप्त किया है। उसका अभ्यास और कौशल काबिले तारीफ है। राजकुमार ने आध्यात्मिक शक्ति को भी अर्जित किया है, इसलिए उसके पास बुद्धि और बल दोनों का अद्भुत संयोग है, जिसका वह भली भांति प्रयोग भी करता है।
अगर रामधारी सिंह ने 9वें राजकुमार दक्ष को हरा दिया तो वो फाइटिंग रेंज के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे जो कि सबसे अधिक उम्र में टॉप सीट पर पहुंचा हो। टॉप रैंकिंग पाना, वो भी इस बड़ी हुई उम्र में, बहुत मुश्किल काम है, एक युवा योद्धा ने कहा। एक खूबसूरत लड़की को ये बात सुनकर अजीब सा लगा। उसने झल्लाते हुए कहा, और अगर राजकुमार दक्ष ने रामधारी सिंह को हरा दिया तो? आप लोग अनुमान लगाने के लिए दिमाग बेकार का खपा रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा। एक प्रौढ़ आदमी उसके बगल में खड़ा था और उसने कहा, राजकुमार नहीं जीतेगा। रामधारी सिंह आध्यात्मिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है जिसका अर्थ है कि उसके पास इस लड़ाई को जीतने के लिए राजकुमार से अधिक काबिलियत है। भानुमति निराश हो रही थी। वो सोच रही थी, ऐसा लग रहा है कि दक्ष रामधारी सिंह से काफी कमजोर है। मुझे लगता है कि पुष्पेश को उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर दक्ष और पुष्पेश के बीच लड़ाई हुई तो परिणाम केवल हार और जीत तक नहीं रहेगा, वह लड़ाई में मारा जाएगा। और भानुमति के मन में दक्ष से इतनी ज्यादा नफरत भर गई थी कि वो चाहती थी कि पुष्पेश आज की लड़ाई में दक्ष को हराए और उसके सामने ही दक्ष का गला काट दे। उसका मन था कि उसके सामने दक्ष मर जाए और वो उसकी गर्दन से भल-भल करके बहता खून देखे। हालांकि वो ये भी नहीं जानती थी कि उसे दक्ष से इतनी नफरत क्यों हो गई है। रामधारी सिंह ने अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को भींचकर पूरी ताकत लगाकर दक्ष की तरफ पंच किया। उसके पंच में 78 भैंसों की शक्ति थी। पंच इतना तेज था कि वह सैकड़ों योद्धाओं को पीछे धकेल सकता था। हालांकि दक्ष पीछे हटने के बजाय एक हाथी की तरह सरपट रामधारी सिंह की ओर भागा। उसने अपने शरीर के सभी शक्तियों को अपने पंच में एकत्रित किया और रामधारी सिंह पर वार कर दिया। दक्ष का वार 88 भैंसों के बराबर था। नतीजा साफ था। जब दोनों का पंच एक दूसरे से टकराया तो रामधारी सिंह 10 मीटर ऊपर उड़ गए और धड़ाम से एक कटे हुए पेड़ की तरह अखाड़े में गिर गया। थोड़ी देर तक दक्ष उसी पोजीशन में खड़ा रहा। इस घटना के बाद रामधारी सिंह आंखें भरते हुए दक्ष की ओर देखने लगा। तुम्हारी शक्ति वास्तव में मेरे से अधिक है। तुम शानदार और प्रतिभाशाली योद्धा हो। ये स्पष्ट है कि फाइटिंग रेंज के अगले टॉप रैंकर आप ही होंगे। आपकी प्रतिभा को देखकर मुझे यकीन है कि आप जल्द ही काले जादू और निपुण योद्धा के श्रेष्ठ कौशल को अर्जित करेंगे। हा हा हा, आपसे मुकाबला कर मुझे खुशी हुई। उद्धरण चिन्ह। रामधारी सिंह की कमर की हड्डी टूट गई थी, इसलिए उसने कराहते हुए अखाड़ा छोड़ दिया। दक्ष का पंच कितना जोरदार था, ये केवल रामधारी सिंह ही जानता था। अगर दक्ष दोबारा वार कर देता तो शायद रामधारी सिंह के प्राण निकल जाते। दक्ष की शक्ति हर किसी की कल्पना से परे था। हर कोई इस चिंतन में था कि दक्ष की कितना शक्तिशाली है। वैसे दक्ष को पहला स्थान प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान केवल 10 लाख चांदी के सिक्कों को इनाम स्वरूप पाने के लक्ष्य पर टिका था। बेशक दक्ष का लक्ष्य बहुत ऊंचा था। यदि अन्य युवा योद्धा फाइटिंग रेंज के रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लेते तो वे तुरंत पिंडारी सिटी के एक स्टार बन जाते जिसके पीछे लड़कियां दीवानी हो जाती और उन लड़कियों के साथ वे आसानी से रंगरेलियां मना सकते थे। 15 साल की उम्र में घातक तलवार चलाने वाला पुष्पेश आखिरकार अखाड़े में आ गया। वे दक्ष के खिलाफ लड़ने वाला 9वां प्रतिद्वंदी था। जिन लोगों ने पुष्पेश के पहले मुकाबले को देखा था वे रोमांचित महसूस कर रहे थे। सबों ने पुष्पेश को 10 योद्धाओं के खिलाफ लड़ते हुए देखा था और उन 10 योद्धाओं को पुष्पेश ने एक ही हमले में हराकर आखिर में क्रूरतम तरीके से मार डाला था। दूसरी ओर सभी इस बात से भी वाकिफ थे कि दक्ष ने भी कभी हार नहीं मानी थी। उन्होंने अभी अभी तो रामधारी सिंह को भी हराया था। ये दोनों ही युवा योद्धा थे। कौन अधिक शक्तिशाली होगा, कौन जीतेगा, इस बात को लेकर सभी दर्शक उत्साहित थे। यहां तक कि लोग आपस में चांदी के सिक्के रखकर सट्टा भी लगाने लगे। रोमांच चरम पर था। एपिसोड 54। जीत। दक्ष ने जब रामधारी सिंह को हराया उसके बाद निर्दयी कातिल पुष्पेश अखाड़े में उतर गया था। जिन लोगों ने पुष्पेश के पहले मुकाबले को देखा था वे रोमांचित महसूस कर रहे थे। सबों ने पुष्पेश को 10 योद्धाओं के खिलाफ लड़ते हुए देखा था और उन 10 योद्धाओं को पुष्पेश ने एक ही हमले में हराकर आखिर में क्रूरतम तरीके से मार डाला था। दूसरी ओर सभी इस बात से भी वाकिफ थे कि दक्ष ने भी कभी हार नहीं मानी थी। उन्होंने अभी अभी तो रामधारी सिंह को भी हराया था। ये दोनों ही युवा योद्धा थे। कौन अधिक शक्तिशाली होगा, कौन जीतेगा, इस बात को लेकर सभी दर्शक उत्साहित थे। यहां तक कि लोग आपस में चांदी के सिक्के रखकर सट्टा भी लगाने लगे। एक ने दर्शक ने कहा, ये मुकाबला तो दिलचस्प होने वाला है। ये दोनों ही अच्छे तलवारबाज हैं। मैं ये जानने को रोमांचित हूं कि लड़ाई कौन जीतेगा। दूसरे ने कहा, यह कहना मुश्किल है। आखिरकार घातक तलवारबाज ने अब तक केवल एक हमले में अपने विरोधियों को चित कर दिया था। शायद पुष्पेश रामधारी सिंह से ज्यादा मजबूत है। दर्शकों के बीच सट्टा बाजार गर्म हो गया। चिलम फूंककर खूब सारा धुआं उगलते हुए एक ने अपना दांव लगा दिया। दक्ष विजेता होगा तो 3 गुना धन मिलेगा। दक्ष हारेगा 2 गुना धन मिलेगा। पुष्पेश विजेता 2 गुना धन मिलेगा। पुष्पेश हारेगा तो 10 गुना धन मिलेगा।
राजकुमारी प्रियदर्शिनी को दक्ष पर भरोसा था, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 10,000 चांदी के सिक्कों को दांव पर लगा दिया। इधर अखाड़े में माहौल गर्म था। दोनों युवा योद्धा एक दूसरे को घूर रहे थे और कदम कदम बढ़ा रहे थे। दोनों में से कोई भी पलके तक नहीं झपका रहा था। पुष्पेश अपनी तलवार को पकड़े हुए एक मूर्ति की तरह अखाड़ों में की तरह खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने ग्रेनाइट की चट्टान को तराश करके एक मूर्ति बनाई हो जिसकी हाथ में तलवार हो। लेकिन वो मूर्ति की तरह जड़ नहीं था, बल्कि वो तो एकदम सतर्क और फुर्तीला तलवारबाज था। अपने सामने दक्ष को देखकर पुष्पेश ने कहा, आप वास्तव में बहुत मजबूत हैं। दक्ष उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और उसने जवाब दिया, इतनी छोटी उम्र में इतने ऊंचे स्तर तक पहुंचना आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी तलवार की तकनीक में एक खामी है। मेरे खिलाफ लड़ने से न केवल हार होगी, शायद आपको मरना पड़ेगा। आपके पास अभी भी बचने का वक्त है और आप अखाड़ा छोड़कर जा सकते हैं। पुष्पेश की तलवारबाजी का तरीका काफी भयानक था, यहां तक कि उसके वार बचने के लिए दक्ष को भी काफी संघर्ष करना पड़ेगा, ये भी तय था। जिस तरह से अब तक की लड़ाइयों में वो वार करता दिख रहा था, ऐसे में या दक्ष मारा जाता या फिर पुष्पेश की मौत होती। आज ये तो तय था कि दोनों में से एक जिंदा नहीं बचेगा। पुष्पेश ने भानुमति की ओर नजर डाली और फिर दृढ़ निश्चय के साथ दक्ष से कहा, जब तक हम युद्ध नहीं करते तब तक हम जिंदा रहेंगे। लेकिन आज तक क्या आपने किसी योद्धा को देखा है जो जिंदा रहने भर के लिए अखाड़ा छोड़ दे? कायरता भरी जिंदगी के 100 सालों से अच्छा है बहादुरी से लड़ते हुए एक दिन जीकर मर जाना। जुबानी जंग मत करो दक्ष, आप जो साइकोलॉजिकल लड़ाई कर रहे हो उसका कोई असर मुझ पर नहीं होगा। मुझे जंग के मैदान में ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। बस मेरी तलवार बात करती है और उड़ाती है शत्रुओं की गर्दन। दक्ष ने हंसते हुए कहा, भाषण दिलचस्प था और लंबा भी। वैसे एक बात माननी होगी, तुमने विनाशकारी तलवार चलाने का अभ्यास किया है। प्रदर्शनी लड़ाई में इस तकनीक के इस्तेमाल पर बंदिश रही है। तुम न सिर्फ लोगों को खेल खेल में मार रहे हो बल्कि अपनी खुद की एनर्जी को भी कम कर रहे हो। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम मध्यम स्तर के योद्धाओं को मार रहे हो, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि यही तकनीक तुम्हें खुद भी हानि पहुंचा सकती है। ये तकनीक सीधे दिमाग पर असर करती है और लगातार इसके प्रयोग से इसका उपयोग करने वाला इंसानों से ही नफरत करने लगता है, यहां तक कि खुद से भी। दोनों बात कर रहे थे और उधर भानुमति और अंगद बेचैन हो रहे थे। अंगद ने कहा, ये दोनों लड़ क्यों नहीं रहे? सिर्फ बातें करते रहेंगे क्या? भानुमति की आवाज में भी चिंता थी। वो बोली, पता नहीं, ये दक्ष उस पर भी कोई जादू न चला दे। अंगद ने कहा, क्यों, दक्ष जादू सीख गया है? भानुमति ने कहा, लगता तो है। जिस तेजी से उसने तरक्की की है उसे देखकर शक होने लगा है और उसका जादू लोगों पर तेजी से चलता है। पुष्पांजलि, प्रियदर्शिनी और यहाँ तक कि सेनानायक मलिक उसी की तरफ खड़े नजर आ रहे हैं। उधर अखाड़े में दक्ष समझ रहा था कि अगर घातक तकनीक का इस्तेमाल पुष्पेश ने लगातार 10 बार किया है तो वो भी अपनी शक्ति प्रदर्शनों के लिए तो उसे भी क्षति जरूर पहुंचेगी, उसकी ताकत कम होती जाएगी। दक्ष की बात सुनकर पुष्पेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, आपको मेरी ताकत का पता होना चाहिए था। कुछ समय पहले मैंने कई योद्धाओं को मार डाला था। अपना भाषणबाजी बंद करो और आओ मैदान में। दक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मेरे खिलाफ लड़ोगे तो तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है क्योंकि तुम्हारे तलवारबाजी में एक घातक दोष है। पुष्पेश ने कहा, अरे राजकुमार, मेरा मनोबल कम करने की कोशिश बंद करो और तलवार संभालो अपनी। दक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया, बेवकूफ को समझाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। चलो देख ही लेते हैं तुम्हारी तलवारबाजी कितनी मजबूत है। वास्तव में दक्ष को पुष्पेश से नफरत नहीं थी, उसने उसके तलवारबाजी के कौशल की सराहना जरूर की लेकिन उसके तलवारबाजी के गलत प्रयोग को लेकर उसे चेतावनी भी दी। दक्ष को उम्मीद थी कि अगर वह उसके कहने पर सचेत हो जाए और तलवारबाजी का दुरुपयोग ना करे तो एक दिन वह सुपर तलवारबाज बन जाएगा। खुद दक्ष भी पिछले जीवन काल में कईयों की हत्या कर चुका था। वह नहीं चाहता था कि इस जीवन में भी वह रक्तपात करे, इसलिए जितना संभव था उसने समझाने की कोशिश की लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार दक्ष ने म्यान से अपनी तलवार निकाली। दोनों योद्धा की तलवारें टकराने लगीं। दोनों की तलवारें टकराती तो कसकर चिंगारी निकलती थी। ऐसा लग रहा था कि अखाड़े में दो लोग आतिशबाजी कर रहे हों। दोनों योद्धाओं को अखाड़े पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए देखकर भानुमति को बेहद रोमांच हो रहा था। ये शानदार संयोग है, अगर पुष्पेश दक्ष को मार देता है तो शानदार होगा, वरना पुष्पेश भी मर जाए तो उसे दुख नहीं, एक तरह से खुशी ही मिलने वाली थी। एक अद्भुत योद्धा जो उसके लिए लड़ रहा था, उसे आखिरकार दूसरे अप्रतिम योद्धा ने मार डाला। क्या यह एक योद्धा को यानी खुद उसे खुशी नहीं पहुंचाएगा? आखिर इस लड़ाई के केंद्र में वो खुद ही तो थी। उसी के लिए तो ये लड़ाई हो रही थी। कितना अद्भुत होगा। भानुमति यही सोचकर आनंदित हो रही थी। उधर पुष्पेश धीरे से कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगा और दक्ष के नजदीक जाकर तलवार से वार कर दिया। दक्ष भी एकदम पीछे हटा और पुष्पेश की तरफ दौड़ पड़ा।
सबों का ध्यान अखाड़े की ओर थी, हर एक दर्शक अपनी सांसें रोक रखी थी। दोनों योद्धा एक दूसरे पर वार कर रहे थे, तलवार के वार इतने तेज चल रहे थे कि किसी को तलवारें दिखाई नहीं पड़ रही थीं। वे दोनों अपने स्थानों की अदला बदली जल्दी जल्दी कर रहे थे। क्या कोई योद्धा इतनी तेज गति से तलवार चला सकता है? अखाड़े से बाहर बैठे रामधारी सिंह आश्चर्यचकित हो रहे थे। दोनों योद्धाओं को गौर से देख रहे थे। अचानक अखाड़े में कुछ अजीब घटना घटी, पूरे फाइटिंग रेंज में पिन ड्रॉप साइलेंस छाया था। कौन जीता? कहते हुए भानुमति अपने स्थान पर खड़ी हो गई। हिरनी जैसी आंखों से वह अखाड़े की ओर देखने लगी। अचानक पुष्पेश ने अपनी ही छाती पर तलवार का हमला कर लिया और खून का तेज फव्वारा उसके छाती से निकलने लगा। उसके कपड़ों का एक हिस्सा लाल हो गया था। धमाक! वह जमीन पर गिर गया। वह अपने एक हाथ से तलवार पकड़ रहा था और दूसरे हाथ से अपनी छाती को कसकर पकड़े हुए था। निगाहें खूबसूरत भानुमति पर थीं और शरीर अखाड़े की मिट्टी पर। आज एक दीवाना अपनी खूबसूरत चांद से किया वादा पूरा नहीं कर पाया था। पुष्पेश के मन में इस बात की पीड़ा थी। भानुमति को देखकर वह अपने आंखों में आंसू के जरिए माफी मांग रहा था। दक्ष उसके सामने खड़ा हो गया। पुष्पेश की नजर दक्ष पर पड़ी। आपने मुझे क्यों नहीं मारा? पुष्पेश ने शिकायत भरे लहजे में दक्ष से ये प्रश्न पूछा। पुष्पेश इस बात से वाकिफ था कि दक्ष एक ही हमले में इस मुकाबले का अंत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। और ये सवाल अपनी छाती में लिए पुष्पेश नहीं मर सकता था। दक्ष ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं मारता। तुम अपनी मौत को खुद बुलाकर लाए हो। इस तलवारबाजी के गुण का प्रयोग इंसानियत की रक्षा के लिए करना चाहिए ताकि समाज का भला हो और तुम्हें हमेशा याद रखा जाए। कोई भी अप्रतिम शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं होती है। उसका मकसद शांति और समृद्धि से जुड़ा होता है। पुष्पेश वहीं दर्द से कराहता रहा। दक्ष अंगद और भानुमति की दिशा में बढ़ने लगा। अब क्या होगा, यही सोच सबके जेहन में चल रही थी। एपिसोड 55। भानुमति की क्रूरता। बेरहम कातिल पुष्पेश इस बात से वाकिफ था कि दक्ष एक ही हमले में इस मुकाबले का अंत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। और ये सवाल अपनी छाती में लिए पुष्पेश नहीं मर सकता था। दक्ष ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं मारता। तुम अपनी मौत को खुद बुलाकर लाए हो। तलवारबाजी का इस्तेमाल इंसानियत की रक्षा के लिए करना चाहिए। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। पुष्पेश वहीं दर्द से कराहता रहा। उसको वहीं पर छोड़कर दक्ष अंगद और भानुमति की दिशा में बढ़ने लगा। अब क्या होगा, यही सोच सबके जेहन में चल रही थी। मौर्य परिवार वास्तव में बहुत बेरहम और क्रूर था। मौर्य परिवार के किसी भी सदस्य ने अखाड़े में आकर घायल पुष्पेश की मदद नहीं की। पुष्पेश अखाड़े में जीवन और मौत के बीच झूल रहा था। जहां वो पड़ा था उसके चारों तरफ खून फैला था। जिस जाल में उसने 10 योद्धाओं को फंसाया था, उसी जाल में खुद भी उलझ गया था। अब 10वीं लड़ाई थी। फाइटिंग रेंज में 2 योद्धा थे। पहला सिराज था जो रेंज की रैंकिंग में 5वें पायदान पर था और दूसरा जानबाज था रेहान, जो रेंज की रैंकिंग में 21वीं सीट पर था। सिराज बड़ा गजब का योद्धा था। वह दक्ष के खिलाफ 10वीं लड़ाई के लिए अखाड़े में उतरा। बिना समय गंवाए दक्ष ने आसानी से सिराज को हरा दिया और टॉप सीड हासिल कर लिया। समूचा फाइटिंग रेंज में दक्ष के जयघोष से गूंज उठा। राजकुमार दक्ष की जय हो। राजकुमार दक्ष की जय हो। दक्ष ने न केवल फाइटिंग रेंज में टॉप पोजीशन हासिल की थी, बल्कि उसे 10 लाख चांदी के सिक्कों से नवाजा भी गया। साथ ही जीत के प्रमाण के तौर पर एक नक्काशीदार लोहे की शील्ड भी दिया गया। शील्ड में दक्ष फाइटिंग रेंज का विजेता वाक्य उकेरा गया था। ये किसी भी योद्धा के लिए बहुत गर्व की बात थी। 10 लाख चांदी के सिक्कों के बदले दक्ष ने चेक ले लिया। दक्ष ने मैथिल हार्ट बैंक में 8 लाख चांदी के सिक्के जमा कर दिए और बाकी के 2 लाख चांदी के सिक्के को जादुई शक्ति अर्जित करने के लिए धन्वंतरी औषधि केंद्र से रक्तप्राश की गोलियां खरीदने के लिए सुरक्षित रख लिया। बहन प्रियदर्शिनी, तुम बहुत व्यस्त लग रही हो। दक्ष ने राजकुमारी प्रियदर्शिनी की ओर देखा, जो सच में काफी खुश लग रही थी और अपने 2 लाख चांदी के सिक्कों को अपने साथ ले जाने के लिए किसी को ढूंढ रही थी। दक्ष ने हंसते हुए पूछा, बहन, तेरे पास इतने सिक्के कहां से आए? राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने कहा, मैंने इसे जीता है। आपके जीत की सट्टेबाजी थी। वाह, ये शानदार है। हम दोनों जीते, दक्ष ने कहा। दक्ष ने पूछा, मैं कुछ गोलियां खरीदने के लिए धन्वंतरी औषधि केंद्र जा रहा हूं। तुम चलोगी? प्रियदर्शिनी ने जवाब दिया, जरूर। मैं वहां जाने को सोच ही रही थी ताकि मैं भी वहां से रक्तप्राश की गोलियां खरीद सकूं। मुझे भी मध्यम स्तर के एडवांस स्टेज में पहुंचने के लिए इन गोलियों की जरूरत है। दक्ष ने कहा, चूंकि मैंने 10 लाख चांदी के सिक्के जीते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि वह धन मेरा ही है। लेकिन बहन, तुम बताओ, तुमको कितनी गोलियां चाहिए? आखिर एक भाई का भी तो कुछ फर्ज बनता है। आप कितने अच्छे हैं दक्ष भैया। वो दक्ष से लिपट गई और उसके गालों में एक चुंबन दे गई। बूम! आकाश में बिजली कड़क रही थी। तेज बारिश शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में सड़कों पर पानी भर गया।
उधर पीछे भानुमति चीख रही है, उसे मारो, मारो उसे, जान ले लो उसकी, 2 कौड़ी के लोग लेकर आ जाते हो तुम लोग। यू इडियट्स, एक अकेले दक्ष को नहीं हरा सकते थे। भानुमति इतनी गुस्सा थी कि बारिश में खड़ी होकर ही किसी पर चीख रही थी। एक नौकरानी ने भानुमति के ऊपर छाता लगा रखी थी। भानुमति का आदेश सुनते ही 4 लंबे चौड़े और तगड़े गार्ड मुस्कुराते हुए आए और एक आदमी को लोहे के सरिये से पीटने लगे। वो आदमी दर्द से कराह रहा था और उसकी चीखों को सुनकर मालूम हुआ कि वह शख्स और कोई नहीं पुष्पेश था। बचाओ, बचाओ। घरों की छतों से बारिश की बूंदों के टकराने और बादलों के गरजने के शोर में पुष्पेश की कराह को बाहर नहीं आ रही थी। पुष्पेश का पैर टूट गया था, उसके समूचा शरीर जख्मी हो गया और उसकी छाती में तलवार का घाव तो पहले से ही था। भानुमति ने जबड़े पीसते हुए कहा, साले तुम बहुत बड़े तलवारबाज बनते थे, घंटा के घातक तलवारबाज हो। साले, हरामखोर, तुम सिर्फ एक गुलाम हो, 2 रोटियों पर पलने वाले कुत्ते। वहीं अखाड़े में मर क्यों नहीं गए? जिदा वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? 4 गार्डों ने अपनी लोहे की छड़ से उसे मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। भानुमति एक तरफ खड़ी थी। वो लंबी लड़की, जिसकी कमर पतली थी, चेहरा बहुत खूबसूरत था, जिसको होठों की लाली और मासूमियत भरे चेहरे को देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि इस लड़की के अंदर एक क्रूर हृदय था। उसने पुष्पेश की ओर नफरत भरी निगाहों से देखा और कहा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे मार ही क्यों नहीं देते? इसका जिंदा रहना कोई जरूरी नहीं है। कीचड़ भरे पानी में लेटे पुष्पेश ने भानुमति की ओर आंखें चौड़ी करके देखा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद आज उसे अपने आशिकी पर गुमान नहीं था। उसे भानुमति से नफरत हो रही थी। वह उसकी ओर ज्यादा देर देख नहीं सकता था। उसके शरीर से निकलने वाला खून चारों तरफ फैल गया था, आसपास का पानी भी लाल हो गया था। एक गार्ड भानुमति के पास गया और झुकते हुए कहा, मालकिन, मुझे लगता है कि वो मर चुका है। चलो, धरती का बोझ खत्म हुआ, भानुमति ने पुष्पेश की ओर देखते हुए कहा। तभी एक बख्तरबंद रथ वहां आया और उसकी खिड़की से पर्दा उठाकर अंगद ने अपना सिर बाहर निकाला और कहा, भानु, अब घर चलो। भानुमति ने सिर हिलाया और खून से लथपथ पुष्पेश को वहीं पड़ा छोड़कर रथ पर चढ़ गई। बारिश की बूंदों से बने सफेद चादर जैसी धुंधलके में रथ धीरे धीरे गायब हो गया। कुछ ही समय बाद दूसरा रथ मैथिल हाथ से निकला जिसमें दक्ष और प्रियदर्शिनी बैठे थे। सड़क से गुजरते हुए दक्ष की निगाह खून से लथपथ पुष्पेश पर पड़ी और उसने वहीं पर रथ रोक दिया। वो अपने रथ से उतरा और पुष्पेश के नाक के पास उंगली लगाकर देखा। दक्ष ने कहा, इसकी सांस चल रही है, मरा नहीं है अभी। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने रथ का पर्दा उठाया और कहा, दक्ष, उसके सभी अंग टूट गए हैं और वह बहुत पीड़ा में है। अभी नहीं तो थोड़ी देर में ये जरूर मर जाएगा। उसकी मालकिन ने ही उसकी ये हालत की है, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? दक्ष ने कहा, अगर हम परेशान नहीं होते हैं तो ये निश्चित रूप से मर जाएगा। उसे महल में ले जाने के लिए जल्दी 2 गार्डों को बुलवाओ। इसके बाद वो बचता है या मर जाता है ये उसकी किस्मत पर निर्भर करता है। ये सुनते ही प्रियदर्शिनी नजदीकी पोस्ट के पास गई और 2 गार्डों और एक रथ को अपने साथ वहां लेकर आ गई। इस दौरान दक्ष ने अपने थैले से 10 गोलियां निकालीं। इसमें से हर गोली की कीमत 2000 चांदी के सिक्के थे और दक्ष ने उन गोलियों के एक एक करके पुष्पेश के मुंह में एक डाल दिया। दूसरे रथ पर पुष्पेश को बैठाकर महल की ओर भेज दिया। ये दोनों भी मैथिल हाथ से महल की ओर जाने लगे। बारिश थम नहीं रही थी। सड़क बिल्कुल वीरान थी। अचानक सामने एक 5.5 फीट लंबी आकृति दिखाई पड़ी। ये मीनू सौंडे थी, रानी की वफादार, जिसने दक्ष की हत्या की सुपारी ली थी। उसके सफेद कपड़े बारिश से भीग गए थे और उसकी देह से चिपक गए थे। बारिश में भींगा उसका बदन किसी भी मर्द के सपने को सुनहरा बना सकता था, क्योंकि बारिश की बूंदों से उसका सुडौल शरीर और उभरा हुआ वक्ष साफ दिख रहा था। उसकी कमर काफी पतली थी और कमर के मुकाबले उसके नितंब और उसकी जांघें काफी मजबूत लग रही थी। साथ ही पतली कमर से ऊपर की तरफ उसके वक्ष काफी भरे भरे थे। इतनी खूबसूरत लड़की रात में हमलावर अंदाज में खड़ी हो तो हैरत होगी ही। इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूबसूरत भूतनी रात के अंधेरे में सामने खड़ी हो। उसने अपने चेहरे को घूंघट से ढक रखा था। धीरे धीरे उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और रथ के सामने किसी चौकीदार की तरह खड़ी हो गई। बूम! उसने अपने कमर से बेल्ट खींची, जो कि असल में बेल्ट नहीं तलवार थी। अचानक अपनी जगह पर खड़े खड़े ही मीनू सौंडे ने 7 मीटर ऊपर की तरफ छलांग लगाई और सामने से आ रही पुराने रथ पर तलवार से हमला कर दिया। रथ के सारथी यानी चालक का शरीर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। पर मीनू ने वार के बाद उसका नतीजा देखा तो चौंक गई। अरे! ये रथ तो बिल्कुल खाली है, इसमें राजकुमार नहीं था।